दोस्तों, कुछ हत्याकांड ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ हमारे समाज को बल्कि पूरे देश को हिला कर रख देते हैं। ऐसे ही एक हत्याकांड की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो भारत नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था, जिसके बाद पूरे नेपाल में लोगों ने प्रदर्शन किए। ऐसा केस जिसमें एक नाबालिग लड़की को भी 34 साल की सजा हुई थी। केस ख्याति श्रेष्ठा की हत्या का है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले कि हम इस हत्याकांड की स्टोरी आपको पूरी बताएं, आपको नेपाल की पृष्ठभूमि के बारे में बता देते हैं, ताकि आप जान सके कि उस समय का नेपाल में सिनेरियो क्या था। नेपाल जिसकी आबादी है 29 मिलियन, यानी कि करीब 3 करोड़ के आसपास। दोस्तों, 2009 से पहले तकरीबन 240 साल से यहाँ पर पुरानी हिंदू राजशाही चल रही थी, जो कि 2008 में जाकर खत्म हुई, या कहें कि उन्हें खत्म कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले नेपाल में काफी अराजकता और अशांति का माहौल था। इसके बाद 2009 से पहले नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता के दौरान कई विद्रोही समूह एक्टिव थे, और जैसा कि होता है, किसी भी मूवमेंट के दौरान बहुत से क्रिमिनल्स भी अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे चोरी, लूट और अपराध वगैरह। यही वजह थी कि 2006 और 2009 के दरमियान किडनैपिंग गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। ख्याति श्रेष्ठा हत्याकांड भी इन्हीं सालों में हुए अपराधों के दौरान हुआ था। साल 2009 का जून का महीना, इसी महीने में ख्याति श्रेष्ठा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 19 साल की ये लड़की थी और नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहा करती थी। यहीं पर जुबिलेंट कॉलेज में 12वीं कक्षा की वो स्टूडेंट थी। ख्याति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वो काफी पढ़ने में अच्छी थी। उसे डांस करना काफी पसंद था, और जब भी स्कूल में या कॉलेज में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो ख्याति पार्टिसिपेट जरूर किया करती। हालांकि वो फ्यूचर में पायलट बनना चाहती थी। आपको बता दें, 2006 तक ख्याति और उसके माता पिता काठमांडू में 250 मील दूर विराटनगर सिटी में रहते थे। लेकिन इसके बाद वो काठमांडू में शिफ्ट हो गए थे, ताकि वो अपनी बेटी को किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। शिफ्ट होने के बाद उन्होंने काठमांडू के बालाजू में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया, जो कि एक बायोलॉजी टीचर बीरेन प्रधान श्रेष्ठा का था। दोस्तों, बीरेन ख्याति को अक्सर अलग से ट्यूशन भी दिया करते थे। अभी 1 साल ही हुआ था कि बीरेन ने उस अपार्टमेंट को बेचने की बात कही। वो अपना अपार्टमेंट बेचना चाहते थे, इसलिए वो उसे खाली करना चाहते थे। इसके चलते इस परिवार को एक बार फिर से नई जगह मूव करना पड़ा। लेकिन इस बार ख्याति के कॉलेज के पास ही घटते कुल्लू नाम के एरिया में परिवार शिफ्ट हो गया। 5 जून 2009 सुबह के 8 बज रहे थे उस टाइम। उस समय ख्याति रोज की तरह कॉलेज में थी। तभी उसे एक कॉल आता है। उसी तरह में से एक कॉल ऐसा था जो अक्सर हम लोग भारत में भी रिसीव किया करते हैं। हेलो सर, मैं फलाना कंपनी से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी के लकी ड्रॉ में आप इतने का इनाम जीते। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कॉल। ऐसे ही कॉल ख्याति को आया। फोन पर ख्याति से कहा गया कि उसने 20,000 रुपए का प्राइज जीता है और एक बड़े शहर पोखरा के लिए फ्री ट्रिप दी जाती है। जिसने कॉल किया था उसने बताया कि वो वाव नाम की नेपाल की एक वीमेंस मैगजीन से बोल रही है। इसके बाद उसने ख्याति को पुतली दशक नाम के एक बिजी स्ट्रीट जंक्शन पर दोपहर के 1 बजे तक आकर प्राइज को लेने को कहा। उसके पड़ोस का एक पुरुष मित्र एहतियात के तौर पर ख्याति के साथ उस जगह पे गया। इसके बाद वो दोनों वहां एक लड़की से मिले, जिसने कहा कि प्राइज को लेने के लिए पहले ख्याति को एक फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद मैगजीन के लिए उसे एक इंटरव्यू देना होगा, और इसके बाद ही उसे प्राइज दे दिया जाएगा। क्योंकि उन दोनों की मुलाकात एक लड़की से हुई थी, इसलिए उसके दोस्त को ख्याति की सेफ्टी की अब कोई फिक्र नहीं रही। इसलिए वो ख्याति को वहीं पर छोड़कर चला गया। आपको बता दें कि प्राइज जीतने की जानकारी ख्याति के पेरेंट्स को भी मिल गई थी, क्योंकि जब उसके पिता ने उसे कॉल किया तो ख्याति ने बताया कि वो कॉफी पी रही है और एक फॉर्म को फिल कर रही है। इसके बाद ख्याति और उस लड़की ने एक टैक्सी ली और खुशीबू नाम की जगह पर एक अपार्टमेंट में गए। दोस्तों, फिर वो हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बीच जब दोपहर के करीब 2:30 बजे तो ख्याति के पेरेंट्स ने उसे कॉल किया, तो उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला, यानी ख्याति ने फोन नहीं उठाया। शाम होने तक ख्याति के पेरेंट्स उसके लिए फिक्रमंद और परेशान होते रहे। हालांकि आपको बता दें कि नेपाल को जनरली वीमेन के लिए सेफ कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी इकलौती बेटी का इस तरह से अचानक से माता पिता से कोई कांटेक्ट ना होना, ये काफी परेशान करने वाला था। शाम तक उसके माता पिता की चिंता आशंका में बदल चुकी थी। इसके बाद उनकी आशंका सही भी निकली, क्योंकि इसके बाद उनके पड़ोसी के मोबाइल पर ख्याति के फोन से एक मैसेज आया, जिसमें मेंशन किया गया था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की रकम चुकानी होगी। साथ ही साथ किडनैपर्स ने उसके माता पिता को वार्न भी किया कि पुलिस से अगर कांटेक्ट किया तो ख्याति को मार दिया जाएगा। आपको बता दें कि किडनैपर्स ने दावा किया कि वो नेपाल के तराई के घाटी क्षेत्र के एक गैंग से है। तराई रीजन उस समय क्रिमिनल्स गैंग के लिए जाना जाता था। इसके बाद ख्याति के पेरेंट्स काफी डर गए, क्योंकि उस दौर में नेपाल जैसे देश में, और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की रकम काफी बड़ी रकम थी। लेकिन फिर भी किसी तरह ख्याति के माता पिता ने
कुछ दिन की मोहलत मांगी और किसी तरह जतन करके लोगों से उधार वगैरह लेकर रकम का इंतजाम कर ही लिया और किडनैपर्स के कॉल का इंतजार करने लगे। इसके बाद फिरौती की रकम के लिए किडनैपर्स ने उन्हें कई सारे कॉल्स और मैसेजेस किए और अलग अलग जगह पर उन्हें बुलाया गया और ऐसा शायद पुलिस से बचने के लिए किया जाता रहा। यही नहीं, एक बार तो फिरौती की रकम को पहुंचाने के लिए ख्याति के चचेरे भाइयों को काठमांडू से लगभग 170 मील दूर भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास एक शहर सुनौली में फिरौती पहुंचाने के लिए जाना पड़ा। इतनी दूर जाने के बाद भी और बताई गई लोकेशन पर पहुंचने के बाद भी पैसे लेने कोई नहीं आया। उसके परिवार को नेपाल के अलग अलग शहरों जैसे कि बुटवल, चितवन में, यहाँ तक कि भारत के दार्जिलिंग तक में भी फिरौती की रकम पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद उन्हें भारत नेपाल के बॉर्डर के करीब काकरभिट्टा नाम के शहर में बुलाया गया, जिसका बस से 12 घंटे का रास्ता था। आपको बता दें, ये शहर भारत की खुली सीमा यानी कि ओपन बॉर्डर के ठीक सामने है। यहाँ से दोनों देशों के लोग बिना पासपोर्ट और वीजा के दोनों देशों में आ जा सकते हैं। 17 जून को किडनैपिंग के 12 दिन गुजरने के बाद ख्याति की मां राधा फिरौती के 10 लाख रुपए देने इसी शहर में गए थे। राधा के साथ उनका घरेलू नौकर राम भी साथ गया था। पैसे देने से पहले वो ककरभिट्टा में ही एक होटल में रात को रुके। राधा दोस्तों बड़ी हैरान हुई जब उन्होंने अपने पुराने लैंडलॉर्ड बीरेन को होटल में देखा। इसके बाद राधा को शक हुआ तो उन्होंने इस बारे में फैमिली को बताया और फैमिली ने डिसाइड किया कि भले ही बीरेन इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी उसे फिरौती की रकम दे देंगे ताकि ख्याति को बचाया जा सके। बीरेन को वो बाद में पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इसके बाद घरेलू नौकर राम फिरौती की रकम को देने गया, जहां थोड़ी ही दूर पर उसे एक आदमी को देखकर बीरेन होने का शक हुआ। इसी बीच किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन राम ने उनसे मुकाबला किया और किसी तरह से अपनी जान बचाई। वापस आकर उसने राधा को इस बारे में बताया और उसने अपने शक को भी जाहिर किया कि हो ना हो इस किडनैपिंग में बीरेन प्रधान का ही हाथ है। इसके बाद वो तुरंत ही काठमांडू लौट आए और अगले दिन ख्याति के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ख्याति लौटी नहीं। जब फिरौती देने के बाद भी ख्याति नहीं लौटी तो दूसरे दिन परिवार ने पुलिस को सूचना दी और बीरेन पर किडनैपिंग का शक जाहिर किया। इसके बाद पुलिस तुरंत ही हरकत में आई और बीरेन की तलाशी शुरू की गई। 21 जून को बीरेन को काठमांडू से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, ख्याति को किडनैप हुए 17 दिन बीत चुके थे। बीरेन को गिरफ्तार करने के बाद जब उसने कड़ाई से पूछताछ की तो आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि ख्याति की किडनैपिंग में उसी का हाथ है। बीरेन प्रधान ने ही इस किडनैपिंग की प्लानिंग की थी। जिस लड़की ने ख्याति को फोन करके बुलाया था उसका नाम मेरीना शाक्या था, जो सिर्फ एक 16 साल की लड़की थी। मेरीना आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की एक्स स्टूडेंट थी और इसी स्कूल में बीरेन पढ़ाता था, इसलिए बीरेन और मरीना एक दूसरे को जानते थे। इसके अलावा बीरेन ने मरीना के साथ संबंध भी कायम कर लिए थे और इसी वजह से बीरेन ने मरीना को किडनैपिंग में साथ देने के लिए कन्विंस भी कर लिया था। आपको बता दें, उस समय बीरेन की उम्र 42 साल थी और वो शादीशुदा भी था। साथ ही साथ उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद उसके मरीना के साथ संबंध थे। अब चलिए आपको बताता हूँ क्या हुआ था अपहरण वाले दिन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कॉल के बाद ख्याति मरीना के साथ एक अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन उसके बाद जब उसने बीरेन को वहां देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। लेकिन बीरेन और उसकी लड़की ने बहाने से किसी तरह उसे रुक जाने पर इंटरव्यू देने के लिए राजी कर लिया। फिर उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया, जिससे ख्याति कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गई। इसके बाद जब उसे होश आया तो वो डर कर घबरा गई और चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद बीरेन ने ख्याति को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर फिर से बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज की वजह से ख्याति की जान चली गई। दोस्तों, इसके बाद ख्याति को टुकड़ों में कर काठमांडू में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया। आपको बता दें कि काठमांडू के ही चितवन में लोगों ने एक डिब्बा देखा जिसमें एक इंसानी टांग बाहर निकली हुई थी। जब पुलिस ने 13 जून को ख्याति की बॉडी तलाशनी शुरू की तो यहीं से ख्याति के बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए। इसके बाद ख्याति के परिवार ने बॉडी के अलग अलग हिस्सों की पहचान की और कंफर्म किया कि वो टुकड़े ख्याति के ही हैं। फिर इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को उन जगहों पर ले जाया गया जहां उसने ख्याति के धड़ को सैम्बू नाम के गांव के एक नाले से बरामद किया और उसका सिर रानीबंद से गुजरने वाले एक हाईवे से दूर के एक फॉरेस्ट एरिया से बरामद किया। पोस्टमार्टम के बाद अंदाजा लगाया गया कि ख्याति को जिस दिन किडनैप किया गया था उसी दिन या फिर अगले दिन ही उसे मार दिया गया था। वहीं जांच में यह भी बात सामने आई है कि उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। उन चोटों के बारे में बीरेन ने बताया कि क्लोरोफॉर्म से ख्याति के मरने के बाद उसने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किए थे ताकि ख्याति के मरने में कोई डाउट ना रहे। दोस्तों, फिरौती वसूलने के लिए उसने कॉल भी की थी, जबकि वो पहले ही जानता था कि ख्याति मर चुकी है। देखिए, किसी भी क्राइम का कोई ना कोई रीजन या मोटिव जरूर होता है। ख्याति की किडनैपिंग के मामले में किडनैपिंग इसलिए भी की गई थी क्योंकि बीरेन को जुए की लत लगी थी, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्जा हो गया था। आपको बता दें, वो कई सारे कसिनोज में अक्सर जुआ खेला करता था। इसी वजह से उस पर कर्ज चढ़ता चला गया और इस कर्जे से वो किसी भी तरह से निजात पाना चाहता था।
इसलिए उसने किडनैपिंग का प्लान बनाया और ख्याति की हत्या को अंजाम दे दिया। ख्याति की हत्या की वजह यह भी थी कि ख्याति उसे काफी अच्छे से जानती थी, इसलिए अगर वो ख्याति को आजाद कर देता तो ख्याति उसे आसानी से पकड़वा सकती थी। आखिर बीरेन ने ख्याति की किडनैपिंग का ही प्लान क्यों बनाया? इसकी वजह थी कि किडनैपिंग से हफ्ते भर पहले ही बीरेन ख्याति के घर में मिलने गया था और बातचीत के दौरान ख्याति के पेरेंट्स ने उसे बताया कि ख्याति पढ़ने में कितनी अच्छी है और वो हायर स्टडीज के लिए अगले साल अमेरिका भेजने वाले हैं उसे। इस छोटी सी बात को जानने के बाद बीरेन के शैतानी दिमाग में किडनैपिंग जैसा ख्याल आया था, क्योंकि उसे इस बात का काफी अच्छे से अंदाजा हो गया था कि अगर कोई अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चे को भेज रहा है उसके पास अच्छी खासी रकम तो होगी ही। आपको बता दें कि इसी मुलाकात के दौरान उसने उसके घर के लिविंग रूम में रखे फोटो एल्बम से एक फोटो भी चुरा ली थी जिसमें वो भी शामिल था, और फोटो इसलिए चुराई थी कि बाद में कोई प्रॉब्लम होने पर उसकी कोई भी फोटो किसी के हाथ ना लगे। दोस्तों, इस हत्याकांड ने पूरे नेपाल को हिला के रख दिया था। इसके बाद नेपाल में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे, इसलिए पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और मीडिया में इस हत्याकांड की काफी चर्चा हुई। इस हत्याकांड के मीडिया में आने के बाद कई दिनों तक हाई स्कूल बंद रहे और लोगों ने बीरेन और मेरिना को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, इसलिए लोग चाहते थे कि उसे फांसी की सजा हो। उस समय तक दोस्तों नेपाल में फांसी की सजा नहीं दी जाती थी। हत्याकांड को गंभीरता और लोगों के प्रदर्शनों को देखते हुए कोर्ट ने जल्द से जल्द इस हत्याकांड पर सुनवाई की और 1 साल के बाद बीरेन को 39 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वहीं मेरिना के नाबालिग होने के बाद भी हत्याकांड की संगीनता को देखते हुए मेरिना को 34 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बीरेन अभी भी नेपाल में एक हाई सिक्योरिटी जेल में है, वहीं मेरिना भी अपनी सजा काट रही है और जेल में रहते हुए उसने आगे की एजुकेशन हासिल करते हुए मास्टर डिग्री भी हासिल की है। अच्छे व्यवहार के चलते उसे इस साल की शुरुआत में रिहा कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, नेपाल के इतिहास में ख्याति जैसे हत्याकांड नेपाल के लोग शायद कभी ना भूल पाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी और मर्डर मिस्ट्रीज को जानने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।